चलो ठीक है, तो हम लोग एक बार सबसे पहले नेशनल पार्क को रिविजन कर लेते हैं जो लास्ट दो लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क में बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, ये हम लोग का लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये कौन सा है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सा है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे कौन सा एक नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे है हेमिस। यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, तो हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर बात करें ये पूरे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में तीन याद रखना है, डांची ग्राम, इधर सलीम अली और यहाँ पे किश्तवाड़, ठीक है। डांची ग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, तो फिर आ जाते हैं इधर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो एक है पिन वैली, हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो एक है पिन वैली, फिर एक है ग्रेट हिमालय, ठीक है, फिर है इंद्र केला और फिर है खीर गंगा। तो पिन वैली, ग्रेट हिमालय, इंद्र केला और खीर गंगा, ये हो गया हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। फिर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है, ये स्टेट हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, ये स्टेट कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक याद रखना है, जिम कॉर्बेट, कौन सा, जिम कॉर्बेट, इसको नहीं भूलना है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1936 में बनाया गया था, ठीक है। और इसी जिम कॉर्बेट का नाम है हेली नेशनल पार्क और इसी का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक याद रखना है, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क, कौन सा, राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क। देखो जिम कॉर्बेट नहीं भूलना है, मेन है, इसको याद रखना है, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। और एक है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वैली ऑफ नेशनल पार्क, यानी कि घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, तो अब आ जाते हैं सीधे यहाँ पे एक एक हरियाणा में देखे थे, तो ये हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। हरियाणा में क्या था, तो हरियाणा में तुम्हारा था एक छोटा सा सुल्तानपुर, हरियाणा में क्या नाम था, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सिंपल सा सवाल आएगा, सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान, ये हरियाणा में है। फिर आ जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान वाला इलाका हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी कौन सा इलाका है, राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सा याद रखना है, तो राजस्थान में एक याद रखना है केवला देव, कौन सा, केवला देव, ठीक है। एक याद रखना है केवला देव, केवला देव। फिर याद रखना है सरिस्का, कौन सा, सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव को ही हम लोग भरतपुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भरतपुर, भरतपुर जिला में, तो इसको भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक हम लोग पढ़े थे रणथंभौर, कौन सा, रणथंभौर। तो रणथंभौर को नहीं भूलना है, याद रखना है रणथंभौर को। फिर रामगढ़ विषधरी, फिर कौन सा, रामगढ़ विषधरी, रामगढ़ विषधरी, इसको भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये हो गया। फिर तुम लोग क्या करना, अभी नोट्स यदि लेकर बैठे हो तो राजस्थान में दो और एक ऐड कर लो, एक घाना, हम लोग छोड़ चुके हैं, तो घाना को भी लिख लो यहाँ पे, घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है ना, तो इसको भी कॉपी में लिख लो। अभी कॉपी लिए होगे तो इसको लिख लो, अभी नोट डाउन कर लो, कौन सा, घाना, घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, ये भी राजस्थान में है। और एक है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे नीचे पड़ता है, मुकुंदरा का भी लिख लो, मुकुंदरा, मुकुंदरा, मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो एक मुकुंदरा नेशनल पार्क और एक घाना नेशनल पार्क, ये दोनों राजस्थान में भी है। एक रणथंभौर है, सरिस्का है, केवला देव है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं भूलना है, ये अभी दोनों नोट कर लो तुम लोग। ये दोनों कॉपी में अभी नोट कर लो, राजस्थान में, राजस्थान का लिस्ट बनाए होगे ना, जो नोट्स बनाया है, तो उस राजस्थान के लिस्ट में दो ऐड कर लो, एक घाना राष्ट्रीय उद्यान और एक मुकुंदरा, एक घाना और एक मुकुंदरा, ये दोनों ऐड कर लो, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, गो टू स्क्रीन। ये हो गया राजस्थान का, विजिबल है ना,
बोर्ड विजुअल है ना, एक बार बता दो। बोर्ड बाबू विजुअल है ना, दिख रहा है ना? एक बार मैसेज करके बता दो, बोर्ड विजुअल है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाते हैं स्क्रीन पे हम लोग। ओके। तो राजस्थान में अभी हम लोग दो ऐड किए नया, तो दो कौन कौन सा है? तो एक घाना है, एक घाना राष्ट्रीय उद्यान है, और एक कौन सा है? मुकुंदरा। एक मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इन दोनों को भी नहीं भूलना है। अब आया था गुजरात में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन कौन सा था? तो गुजरात में तीन याद करना है। गुजरात में कितना? तीन। एक मेराइन, एक गीर और एक वंसदा। मेराइन, गीर, वंसदा, ये हो गया गुजरात में। फिर आ जाए हम लोग महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमें कौन कौन सा याद रखना है? तो महाराष्ट्र में हम लोग कौन कौन सा याद रखेंगे? एक मिनट, इसको पहले नीचे ला दें। तो हम लोग, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में हमें कौन कौन सा याद रखना है? तो महाराष्ट्र में याद रखना है पेंच। एक तो पेंच है इधर सबसे ऊपर, पेंच, इधर पेंच पड़ेगा। पेंच के बाद गुंगामल, गुंगामल, ठीक है, नवे गांव, नवे गांव। फिर कौन सा पड़ेगा? पंचगांव। गुंगामल, नवे गांव, पंचगांव। फिर तुम्हारा पड़ेगा एक तदुबा और एक पंचमली और चंदोली। कौन सा? चंदोली। सॉरी, 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 सॉरी। मैप डाउनलोड कर कर फोटो में लाए थे ना यहाँ से, तो ये याद कर लेना है कहाँ का। ये राजस्थान, ये महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है। ये महाराष्ट्र का हो गया। तो ये चीज यहाँ तक नहीं भूलना है ना। अब चलो जो जो और इम्पोर्टेंट जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अब इसमें तुमको इम्पोर्टेंट वाला बता देते हैं, इम्पोर्टेंट में कौन कौन नहीं भूलना है। एक चीज याद रखना है, ये देखो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, इसमें तुमको नहीं भूलना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब तुम्हारे एग्जाम में एकदम पक्का आएगा ये। तो एक तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट को नहीं भूलना है। एक इसको, जिम कॉर्बेट को उत्तराखंड में नहीं भूलना है। फिर आ जाओ सीधे कहाँ, फिर यदि राजस्थान में आ जाओगे तो रणथंभौर को नहीं भूलना है। रणथंभौर, घाना और केवलादेव। रणथंभौर, रणथंभौर, घाना और केवलादेव, इन तीनों को नहीं भूलना है। फिर आ जाओगे गुजरात में, तो गुजरात में किसको नहीं भूलना है? गिर को। गिर याद रख लेना, एशिएटिक लाइन के लिए गिर, ये याद रख लेना। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? तो यदि हम लोग आ जाते हैं इधर कर्नाटक में, तो कर्नाटक में तुम्हें कौन कौन सा याद रख लेना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है? वो है नागरहोल। कौन सा है? नागरहोल, ठीक है। नागरहोल है, नागरहोल है। फिर कौन सा है तुम्हारा? अंशी है, तो अंशी को नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा। एक नागरहोल याद रख लेना है। फिर एक ये है, क्या नाम है इसका? सतपुड़ा, सतपुड़ा नहीं, नागरहोल हो गया, कुदेरमुख हो, हाँ कुदेरमुख। नागरहोल और कुदेरमुख, ये दोनों नहीं भूलना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक नागरहोल और एक कौन सा? कुदेरमुख, ये कर्नाटक में पूछा जाता है, ये दोनों नहीं भूलना। फिर आ जाओगे केरल में, तो केरल में किसको नहीं भूलना है? केरल में तुमको, एक मिनट, इसको, केरल में किसको नहीं भूलना है? तो केरल में तुमको याद रखना नीलगिरी। किसको? नीलगिरी। अब पेरियार, कौन सा? पेरियार, इन दोनों को नहीं भूलना है, ठीक है। नीलगिरी और पेरियार, इन दोनों को नहीं भूलना है। फिर आ जाओगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में किसको नहीं भूलना है? तो तमिलनाडु में सत्यमंगलम। कौन सा? सत्यमंगलम, सत्यमंगलम को नहीं भूलना है, ठीक है, याद रखना है। मुकुर्ती को नहीं भूलना है। मुकुर्ती, ये पूछा जाता है, सत्यमंगलम और मुकुर्ती। और एक मन्नार की खाड़ी, एक मन्नार की खाड़ी, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बता देते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में आ जाए, तो आंध्र प्रदेश में तुम्हें किसको नहीं भूलना है? तो आंध्र प्रदेश में याद रखना, तो एक पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा। एक कौन सा? पापीकोंडा। एक नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम और पापीकोंडा, इन दोनों को नहीं भूलना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में किसको नहीं भूलना है? तो उड़ीसा में तुमको याद रखना है, उड़ीसा में याद रखना है कौन सा? एक हम लोग पढ़े थे सिमलीपाल, क्या नाम था? सिमलीपाल। सिमलीपाल नहीं भूलना है। सिमली, सिमलीपाल, सिमलीपाल और भीतर कड़िका, भीतर कड़िका। सिमलीपाल, सिमलीपाल और भीतर कड़िका, ये दोनों नहीं भूलना है। सिमलीपाल और भीतर कड़िका, ये दोनों नहीं भूलना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ? वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आ जाए, तो पश्चिम बंगाल में तुम्हें किसको नहीं भूलना है? तो पश्चिम बंगाल में याद रखना है, तो ये मान लेते हैं कौन सा पश्चिम बंगाल है, ये वाला पश्चिम बंगाल इलाका है ना। तो ये पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में तुमको कौन सा नहीं भूलना है? तो एक सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। फॉन्ट है वो। सुंदरवन, क्या?
झारखंड है। एक मिनट, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, वेस्ट बंगाल ये है, सॉरी। हाँ, तो उससे क्या मतलब है? झारखंड मान लो, मान कर चलो, यहाँ पे कोनो मैप थोड़ी ना लोकेट करना है। यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय, ये बांग्लादेश हो गया, तो ये वाला इलाका है। ये ये दिख रहा है ना? ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अभी जो मार्किंग की है, तो पश्चिम बंगाल में एक सुंदर वन याद रखना है, सुंदर वन, ठीक है। एक सुंदर वन, एक फिर कौन सा याद रखना है? नेवरा वैली। एक नेवरा वैली, ठीक है। एक कौन सा? नेवरा वैली। तो सुंदरवन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, तो सुंदरवन वाला नहीं भूलना। फिर बिहार में आ जाओगे, तो बिहार में तो एक ही है मात्र। बिहार की बात करें तो बिहार ये है हम लोग का ना, ये बिहार है, ठीक है। तो बिहार में कौन सा नहीं बोलना है? तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, तो इस पश्चिमी चंपारण में कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये बाघ अभयारण्य भी है। बिहार का एकमात्र बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? वाल्मीकि नगर, ठीक है। कौन सी जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण वाले जिला में है, ठीक है। तो इसको नहीं भूलना। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 देखे थे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा देखे थे? तो उत्तर प्रदेश कैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश में कौन था? तो एक रानीपुर था और एक दुधवा था। उत्तर प्रदेश में एक दुधवा दुधवा और एक रानीपुर, एक रानीपुर, ठीक है। तो ये वाला नहीं भूलना है। अब आ जाते हैं कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। देखो, ये मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी देखोगे तो ये मध्य प्रदेश का पूरा इलाका है। मध्य प्रदेश का ये पूरा इलाका है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में तुमको नहीं बोलना है, तो एक घाना, घाना बोल रहे हैं, सॉरी, कान्हा। इसका क्या नाम है? कान्हा। घाना तो राजस्थान में है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं बोलना है। कुन्हू, कौन सा? कुन्हू। फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा ये पूछा जाता है। सतपुड़ा, कुन्हू, कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा हो गया, ठीक है। ये नहीं भूलना है। फिर पन्ना नहीं भूलना है। कौन सा? पन्ना। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अब बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना हो गया, कान्हा हो गया, कुन्नू हो गया, सतपुड़ा हो गया। फिर तुम्हारा कौन हो गया? एक बांधवगढ़, क्या नाम है उसका? बांधवगढ़। एक है बांधवगढ़, बांधवगढ़। तो इतना भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इतना काफी है। देखो, हम लोग पढ़ने के लिए पूरा पढ़े हैं, लेकिन उतना पूछेगा नहीं। तुम्हारे एग्जाम में तो 1-2 सवाल आ जाएंगे इससे, 1-2 सवाल हर साल आते हैं, ठीक है। एकदम आसान आसान पूछता है। बस तुम तो देखो, इनमें से सबसे ज्यादा रिपीट कौन करता है? जिम कॉर्बेट वाला करता है, गिर वाला करता है, रणथंभौर वाला करता है, ठीक है। फिर तुम्हारा सुंदरवन का करता है, और बिहार का एक वाल्मीकि नगर ये करता है, ठीक है। अब इधर हम लोग आ जाते हैं अपने पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में हमें एक तो हम अरुणाचल प्रदेश में देखे थे। तो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाका में देखो तुम कौन कौन से याद रख सकते हो। ऐसा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा पढ़े थे? एक तो मौलिंग पढ़े थे, एक मौलिंग था, ठीक है। तो मौलिंग भूल सकते हो, नाम दफा नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। नाम दफा, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं भूलना है। फिर कौन सा नहीं भूलना है? कमलांग, एक था कमलांग, कमलांग ये नहीं भूलना। एक पक्की पकुई, एक कौन सा? पक्की पकुई। तो पक्की पकुई, कमलांग, ठीक है। पक्की पकुई, पक्की पकुई, कमलांग और नाम दफा, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं भूलना है, ठीक है। इतना से काम चल जाएगा। फिर असम में यदि आ जाए हम लोग, असम की बात करें तो ये असम है, ठीक है। ये पूरी इलाका कौन सा है? तो ये पूरी इलाका असम है। तो असम में भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान थे। तो असम में तुमको मेन रूप से कौन कौन सा याद रखना है? तो असम में याद रखना एक मानस, कौन सा? मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान नहीं भूलना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर है काजीरंगा, फिर कौन सा है? काजीरंगा, काजीरंगा इसको भी नहीं भूलना। एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है काजीरंगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में, इसको भी नहीं भूलना है। एक डिब्रू साइखोवा, ये कौन सा पढ़े थे? डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा। तो डिब्रू साइखोवा ये भी क्या है? एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको भी नहीं भूलना है, ठीक है। ऐसे और था, दिहांग, दिहांग पटकाई था, नमेरी था, ठीक है, ओरांग था, ठीक है। डिब्रू साइखोवा ये हो गया। तो 3 तुमको नहीं भूलना है। 3 में कौन कौन सा? तो एक तुम्हारा मानस हो गया, एक हो गया तुम्हारा काजीरंगा और एक हो गया डिब्रू साइखोवा, ये असम में नहीं भूलना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं इधर नागालैंड वाले इलाका में। तो नागालैंड वाले इलाका में आ जाओगे तो ये नागालैंड पड़ेगा। तो नागालैंड में तो एक ही इटांकी,
क्या नाम है, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लेना। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, फिर आ जाते हैं नागालैंड के बाद ये मणिपुर में। तो मणिपुर में दो था, मणिपुर में एक केबुल लामजाओ, ये कौन था, केबुल लामजाओ। इसी केबुल लामजाओ किस लिए फेमस था, तो लोकटक झील के लिए। लोकटक झील, तो एक सवाल और पूछा जाता है, ये लोकटक झील कौन से राज्य में है, तो मणिपुर। लोकटक झील कौन से राज्य में है, मणिपुर में। ये लोकटक झील कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसी में लोकटक झील पड़ता है। ठीक है। एक सिरोही, एक मणिपुर में कौन सा है, सिरोही। तो मणिपुर में दो याद कर लेना है, जिसमें से सबसे फेमस है कैबुल लामजाओ और लोकटक झील वाला, ठीक है। और एक सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, सिरोही, ये दोनों मणिपुर में है। फिर यदि आ जाते हैं फिर कहाँ पे, फिर आ जाते हैं मणिपुर के बाद मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम वाला इलाका ये हो गया, ये मिजोरम वाला इलाका है ना, ये मिजोरम वाला इलाका है। तो मिजोरम की में बात करें तो मिजोरम में तीन था, एक दम था, एक का नाम क्या था, दम्फा, दम्फा राष्ट्रीय उद्यान। एक मुरलेन, क्या नाम था, मुरलेन। और एक फाउंगपुई, फाउंगपुई। तो फाउंगपुई वाला याद रख लेना है, फाउंगपुई और दम्फा, बस यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम लोग एक त्रिपुरा मेघालय वाले में। तो मेघालय वाला क्षेत्र में देखें तो ये मेघालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है ये। तो मेघालय वाला क्षेत्र में एक कौन सा याद रख लेना है, तो बाल पक्रम, कौन सा, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। अरे कौन सा, एक का नाम क्या था, बाल पक्रम, नौकरेक, एक का नाम क्या था, नौकरेक, नौकरेक। एक नौकरेक है, एक बाल पक्रम है, बाल पक्रम और नौकरेक, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है। ठीक है। तो ये पूरी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जितना भी था ये सारा हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ये बताओ, अब तुम लोग को थोड़ा सा याद हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला एक बार हम पूछे, मौखिक बताओगे, यार माइक पे आकर बोलो कुछ। चलो बताओ तो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है, काजीरंगा, असम। काजीरंगा असम। राष्ट्रीय, हाँ चलो ठीक है, काजीरंगा असम में हो गया। मानस कहाँ पे है, मानस, असम। राजस्थान या गुजरात, चलो ऑप्शन है, राजस्थान में है या गुजरात में है, कौन सर? रणथंभौर, रणथंभौर। राजस्थान में है सर। गिर 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 राष्ट्रीय उद्यान, गिर। गुजरात, गुजरात सर। वाल्मीकि, हाँ, चलो ठीक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, बिहार। हाँ वाल्मीकि नगर बिहार, बिहार के कौन से जिले में है? पश्चिमी। हाँ पश्चिमी, चलो ठीक है, ठीक है। एक गौतम बुद्ध अभयारण्य कल देखे थे, वो कौन से जिला में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया जी, गया जी। चलो ठीक है, गया, हाँ हाँ गया जी जिला, गया का नाम पड़ गया है गया जी, ठीक है, चलो बढ़िया है। ये बताओ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। उत्तराखंड में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान सर आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर, हाँ सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा, ठीक है। ये बताओ सिमलीपाल हो गया, फिर बताओ सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल। हाँ चलो ठीक है। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए या बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइप। एशियाटिक लायन के लिए कौन फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए कौन सा फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, गिर। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, घाना, घाना, राजस्थान।
हाँ राजस्थान में है, आज ही पढ़े ना, घाना राजस्थान में है। और ये चलो हेली नेशनल पार्क किसका नाम है? हेली नेशनल पार्क जिम कार्बेट का। जिम कार्बेट नेशनल। जिम कॉर्बेट का ही नाम है हेली नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम जिम कार्बेट। कार्बेट। चलो अब मुझे बताओ, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक में किसी को कुछ समस्या है? सारा कवर हो गया। इतना बस तुमको नोट्स बना के उसको बार बार देख लेना है, 3-4 बार देख लेना है, याद हो जाएगा। 3-4 बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। उसको याद कर लेना है, क्योंकि देखो एक बार में नहीं याद होगा, याद करने वाला चीज है ना, समझने वाला देखो बहुत कम था। तो मैपिंग से हम लोग 2-3 बार पढ़े हैं, तो कुछ चीजें याद हो जाएगा ना। देखो उसमें वहां पे प्रश्न आते हैं तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो चारों में ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो हम लोग जितना पूछे, ये अभी जो हम क्वेश्चन में पूछे हैं ना 500 को, ज्यादातर वही रिपीट होता है। काजीरंगा वाला रिपीट होता है, मानस रिपीट होता है, जिम कॉर्बेट रिपीट होता है, गिर नेशनल पार्क रिपीट होता है, सुंदरवन वाला रिपीट होता है, शिमलीपाल वाला रिपीट होता है। समझ पा रहे हो ना? ये यही ज्यादातर रिपीट होता है, यही से काम चल जाएगा। थाना हो गया, केवला देव, रणथंभौर, यही से काम चल जाएगा। वाल्मीकि नगर हो गया, ठीक है, यही से काम चल जाएगा। इतना काफी है। तो सिलेक्टिव भी देख लेना। पूरा यदि स्टेट का याद ना हो तो मेन मेन जिसे हम बताए हैं अभी, तो उसको कम से कम देख लेना है। किसको नहीं भूलना है? तो उत्तराखंड में एक लद्दाख में हेमिस को नहीं भूलना है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट को नहीं भूलना है, राजस्थान में आओगे तो केवलादेव, सरिस्का और रणथंभौर को नहीं भूलना है, घाना को नहीं भूलना है, गुजरात में गिर को नहीं भूलना है। फिर आ जाओगे कर्नाटक में कुदेरमुख और क्या नाम है उसका, कुदेरमुख और नागरहोल को नहीं भूलना है, ठीक है। फिर तमिलनाडु में आ जाओगे तो मन्नार की खाड़ी को नहीं भूलना है, मन्नार की खाड़ी को नहीं भूलना है, ठीक है। फिर तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में चले जाओगे तो नागा अर्जुन सागर श्री शैलम को नहीं भूलना है। नागा अर्जुन सागर बांध भी पड़े थे ना, याद करो, वो भी कहाँ था? आंध्र प्रदेश में ही था ना, कृष्णा नदी पे। तो चीजें वहां से भी, मतलब कई सारी चीजें ना, भूगोल में पढ़ोगे तो कई सारी चीजें, जैसे सुंदरवन अभी पढ़े हो, तो वो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र में भी उसका नाम आएगा। ये बताओ तो, डिब्रू साइखोवा कौन से राज्य में है? डिब्रू साइखोवा असम में है या अरुणाचल प्रदेश में है? डिब्रू साइखोवा असम। असम चलो में ऑप्शन सर। ठीक 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 ठीक। चलो ठीक है, असम। ऑप्शन देने के हाँ हाँ हो गया। सर तो स्क्रीन चलो नहीं दिख ये रहा हम है। लोग हाँ भी स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं। आगे की टॉपिक की बात करें, अब स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा। चलो आगे की टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक है हम लोग का थोड़ा सा, इसमें हम लोग को देखना है। तो एक हम लोग का यहाँ पे ना देखो, थोड़ा सा ध्यान दे देना है। 1 मिनट इसको इधर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज समझना है, ये जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र, ये कौन सा टॉपिक है? जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र। दिख रहा है ना बोर्ड? टॉपिक है देखो कौन सा, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टॉपिक है हम लोग का बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है, सबसे पहले समझो। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है? सिंपल सा यदि हम लोग बात करें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का, तो देखो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता, देखो हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जैसे अभी हम लोग नेशनल पार्क पढ़े हैं ना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, टाइगर रिजर्व होता है, बाघ अभ्यारण्य होता है। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे तुम्हारा वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे बाघ अभ्यारण्य हो, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम जंतु और पौधे की अलग अलग प्रजातियों को हम क्या कर रहे हैं? संरक्षण कर रहे हैं। संरक्षण मतलब उनको बचा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना। अब समझो, लेकिन हम वही बात करें इस वाले क्षेत्र में, तो क्या हम राष्ट्रीय उद्यान में मानव कोई भी गतिविधि कर सकता है? कोई भी मानव गतिविधि नहीं कर सकता है। यहाँ पे मानव कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। टाइगर रिजर्व वाले में भी मानव कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में भी मानव कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे केवल हम क्या कर रहे हैं? जंतु और पौधों का संरक्षण करना है। तो ये छोटा चीज है, ये छोटा चीज है। लेकिन जब वही हम जैव मंडल की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है।
जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र की बात करती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। समझो ये कोई जैसे हम तुमको थोड़ा और बढ़िया से समझे तो मान लो ये पूरा भारत है, ठीक है। मान लो ये भारत है, ठीक है। अब इसमें मानकर चलो कि हमें क्या करना है, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र करना है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा एरिया है, हम इसको जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र घोषित कर देंगे। जैसे इधर कोई बहुत बड़ा एरिया है, इसको जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र जो घोषित कर देंगे। मान लो ये भारत का कोई इलाका है, इस इलाका को हम क्या घोषित कर दिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में अपने आप में देखोगे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, कई सारे इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगे, कई सारे इसमें देखोगे तो टाइगर रिजर्व आ जाएंगे, बाघ अभ्यारण्य आ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? यानी कि जो जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र होता है, मान लो ये जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे कोई एक नेशनल पार्क हो सकता है, कोई यहाँ पर नेशनल पार्क हो सकता है। यहाँ पर तुम जंतु को भी पालन कर रहे हो और बचे क्षेत्र में तुम खेती भी कर रहे हो, घूमने भी जा रहे हो। समझ पा रहे हो ना? जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें जिसमें हम लोग कई प्रकार की मानव गतिविधि भी करते हैं। हम वहां पर राष्ट्रीय उद्यान भी खोलकर जंतुओं और पौधों का संरक्षण भी करते हैं, ठीक है। यानी कि जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र सिंपल सा यदि देखें तो राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा होता है। अब समझो जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र होता क्या है। जैव मंडल यदि आरक्षण क्षेत्र की बात करें तो जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र होगा क्या? तो सिंपल सा देखो, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का बात करें तो यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है। यानी कि जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र क्या होता है, यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आवास एवं जैव विविधता को क्या करना, संरक्षण करना। प्राकृतिक आवास एवं जैव विविधता को क्या करना, संरक्षण करना। समझ पा रहे हो ना? यानी कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, इसका यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी क्या था, एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र था जहां पर पौधे को और जंतुओं को संरक्षण दिया जाता था। तो हम जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में भी हम संरक्षण ही करते हैं, लेकिन वहां पे हम पूरी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करेंगे, कोई स्पेशल जीव जंतुओं का संरक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। और वहां पर हम जैव विविधता का भी संरक्षण करेंगे। समझ पा रहे हो ना? यानी कि जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, ठीक है। इसको यदि थोड़ा सा और हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो मानकर चलो कि तुम्हारा घर है, ठीक है। ये मान लो घर है, ये मान लेते हैं घर है, ठीक है। इस घर में ही देखोगे छोटा छोटा ये किचन है, रसोई घर है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये खाने वाला है, ये बीच में हॉल है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन इस पूरे को क्या बोल रहे हो, इस पूरे क्षेत्र को तुम घर बोल रहे हो। इस घर में अलग अलग कमरा है। उसी प्रकार हम बात करें तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, यह एक प्रकार का समझो घर है, ठीक है। और जैसे घर में छोटा छोटा कमरा है, तो ऐसे ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान भी कई आ जाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाएंगे, बाघ अभ्यारण्य भी आ जाएगा। इसमें कुछ जमीन भी खाली आ जाएंगे जहां पर कोई खेती भी कर सकता है, कोई घूमने फिरने भी जा सकता है। समझ पा रहे हो ना? यानी कि जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में अब हम तुमसे पूछे क्या मानव गतिविधि को बिल्कुल रोका जाता है? अब बताओ, यदि तुमको इसका यदि क्वेश्चन बताना हो तो क्या कहोगे? बताओ, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में क्या मानव गतिविधि को रोका जाता है? नहीं। हाँ? जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में हम खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, समझ पा रहे हो ना? यही समझा रहे थे। जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में हमें किसी भी प्रकार से देखोगे तो हमें रोका नहीं जाता है, ठीक है। यानी कि जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो दिक्कत यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है ना बाबू? बोर्ड दिख रही है? चलो ठीक है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो यह एक प्रकार का क्या है, संरक्षित क्षेत्र है जिनका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आवास एवं जैव विविधता का संरक्षण करना। तो पूछा जाए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है तो ये लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करें, या मन को भी ये अभी लिखोगे, कॉपी सामने रखे हो? हाँ सर। हाँ तो टॉपिक डालो टॉपिक डाल लो यहाँ पे। हाँ टॉपिक डाल लो, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो लिखो, यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है, लिखो
यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है। यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक आवास एवं जैव विविधता को संरक्षण करना होता है। यह एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक आवास एवं जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। हो जाएगा तो माइक पे आकर बोल देना हो गया। हो गया। यस सर, हो गया। चलो सबका हो गया। चलो ठीक है, ठीक ठीक। तो अब देखो इसका उद्देश्य भी हम लोग देख लिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल सा। तो इसका उद्देश्य की बात करें तो यही है, प्राकृतिक आवासों को हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, जैव विविधता का भी संरक्षण करना है। अब देखो ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है ना, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की यदि कुल संरचना की बात करें तो इसकी कुल 3 संरचना होता है ना। जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को कुल 3 भागों में बांटा गया है। एक सबसे बाहरी भाग देख रहे हो, ये सबसे बाहरी भाग, ठीक है। एक बात करें तो एक ले लेते हैं हम लोग, ये बीच में एक ये, ठीक है। और एक ले लेते हैं कौन सा, एक ले लेते हैं ये बीच में ये पीला कलर का, ठीक है। देखो अब ये 3 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट देते हैं, यानी कि इसकी संरचना कुल 3 होती है। एक तो तुम्हें दिख रहा होगा ये, एक मिनट, एक तो तुम्हें ये दिख रहा होगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते। ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो दिख रहा होगा, ठीक है। एक क्षेत्र मान लो ये है, एक जो रेड कलर का क्षेत्र दिख रहा है, बीच में मानकर चलो ये क्षेत्र है। और इसके बीच में हम लोग बात कर लें तो ये है, बीच में ये है। तो ये समझो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को हम कुल कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं। यानी कि इसकी कुल 3 संरचना होती है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। एक जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल जोन, संक्रमण क्षेत्र। तो इसको बना लो, तुम लोग कॉपी में बना लो, ऐसे लिख लेना, जैव मंडल के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संरचना, ऐसे नीचे डाल लेना टॉपिक, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संरचना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संरचना टॉपिक में डाल लो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संरचना। हो गया। हाँ सर। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संरचना। तो पहला ऐसे कर कर लिख लो, पहला कौन सा है, तो पहला है संक्रमण क्षेत्र। हिंदी में संक्रमण बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्रांजिशनल जोन और हिंदी में संक्रमण, संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र क्या लिख लो, संक्रमण क्षेत्र। और यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पे लिखना भी है, संक्रमण क्षेत्र में लिखना, संक्रमण क्षेत्र में लिखना। यहाँ पे संक्रमण क्षेत्र में से लिखना, यहाँ पे कृषि कृषि कार्य, कृषि कार्य, ठीक है, सड़क सड़क सड़क, मकान मकान, फैक्ट्री, ये सभी बनवाए जा सकते हैं, कार्य हो सकते हैं, मछली पालन, ये सभी चीजें। एक तो सबसे पहले क्या करो ना, नाम लिख लो। अभी मत लिख, केवल तीनों ये डायग्राम बनाकर नाम लिख लो। इसको तीनों को हम नीचे लिखवा देते हैं बोल बोल के। अभी तुम पहले ऐसे डायग्राम बना लो, एक संक्रमण क्षेत्र ऐसे, बीच वाला बफर क्षेत्र, बफर को बफर ही बोलते हैं हिंदी में भी, और फिर कोर, ये पीला वाला कोर है, ठीक है। रेड वाला कौन सा हो जाएगा, संक्रमण, ये ग्रीन वाला बफर हो जाएगा, अब ये जो येलो कलर का है ये कोर जोन है, जो सबसे केंद्र में है। पहले ऐसा डायग्राम बना लो, फिर नीचे लिख लेना तीनों के बारे में, तीनों के बारे में नीचे लिखवा देते हैं। हो गया। बना लिए बाबू।
यस सर हो गया। चलो ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाकर लिख लियो ना, यानी कि कुल हम बात करें, अब इसको इरेज कर रहे हैं, सबका हो गया है ना? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो, तो इसको आप समझो, तीनों के बारे में ऐसे ना कॉपी में ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बनाकर लिख लो कॉपी में, ऐसे जैव मंडल, जैव मंडल क्षेत्र, जैव मंडल क्षेत्र, ठीक है। इसको ऐसे कर कर लिख लो। पहला ट्रांजिशनल जोन, हिंदी में संक्रमण क्षेत्र। दूसरा लिख लो बफर जोन, यानी कि बफर क्षेत्र। और तीसरा कोर जोन, कोर जोन यानी कि कोर क्षेत्र। देखो, इन दोनों को, बफर को बफर ही कहा जाता है, कोर को भी कोर ही कहा जाता है। अब इसको कॉपी में लिखोगे कैसे, तो कॉपी में इसे लिखना ऐसे, कॉपी में ऐसे ऐसे पाई पर लेना ऐसे, ठीक है। इसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ बोलो। क्या हुआ बताओ? अरे बाबू, हो गया, बोलोगे कुछ? ऐसे कर लिए हो, कोई दिक्कत है? हो गया। हाँ, तो अब इसमें लिखो। चलो ठीक है, पहला लिखो इसमें संक्रमण क्षेत्र वाला में, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, इस क्षेत्र में, इसमें ऐसे एरो देकर लिखना, इस क्षेत्र में कृषि कार्य, इस क्षेत्र में कृषि कार्य, संक्रमण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कृषि कार्य, इस क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन कार्य, पशुपालन कार्य, पशुपालन कार्य, इस क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन कार्य और औद्योगिक कार्य की अनुमति अनुमति होती है, और औद्योगिक कार्य की अनुमति होती है। पानी मिल जाएगा बाबू? संक्रमण क्षेत्र में क्या हो गया, इस क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन कार्य और औद्योगिक कार्य की अनुमति मिलती है। हो गया? मेरे को सर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन कार्य और औद्योगिक कार्य की अनुमति मिलती है। संक्रमण क्षेत्र में तुम तीनों काम कर सकते हो, नहीं रोका जाता है। अब बफर जोन में लिखो, बफर क्षेत्र वाले में, इस क्षेत्र में केवल, यह क्षेत्र ऐसे लिख लो, यह क्षेत्र या इस क्षेत्र में केवल पर्यटन की अनुमति मिलती है। इस क्षेत्र में केवल पर्यटन की अनुमति मिलती है। बफर वाले में लिख लो, इस क्षेत्र में केवल बफर, इस क्षेत्र में केवल पर्यटन की अनुमति मिलती है, बफर जोन वाले में। इस क्षेत्र में केवल बफर की अनुमति मिलती है, बफर जोन की अनुमति मिलती है। बफर जोन में हो गया ना, इस क्षेत्र में केवल पर्यटन की अनुमति मिलती है, बफर वाले में इसमें केवल पर्यटन, ठीक है। कोर वाले में लिखो, कोर वाले में कोर क्षेत्र में लिखो, कोर क्षेत्र में, इसमें मानव गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें मानव गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें मानव गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इसमें कोई भी काम मानव नहीं कर सकता है। मतलब यहीं पे देखोगे तो जंतुओं को पाला जाता है ज्यादातर, जो मेन जिन पे संकट ग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं ना, इन्हें कोर जोन में रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी मानव गतिविधि को अनुमति नहीं मिलता है। हो गया? हो गया बाबू? सर हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, सबका लिखा गया है ना?
चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि हम बात करें तो अभी 3 क्षेत्र देखे थे। एक ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये संक्रमण क्षेत्र है। तो इसमें तुम कौन कौन सा कार्य कर सकते हो? तो कृषि कार्य कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कृषि कार्य कर सकते हो, पशुपालन कार्य यानी कि मत्स्य पालन, कोई भी जानवर को चराना है, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। मतलब ट्रांजिशनल जोन में इस वाले क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यही हम लोग आ जाए बीच वाला यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र में बात करें, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में केवल पर्यटन है, ये बफर जोन है, बीच वाला बफर जोन होता है, इसमें केवल पर्यटन कार्य होता है। यहाँ पे कृषि कार्य नहीं कर सकते हो, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बैठवा सकते हो, केवल किसके लिए जाना जाता है? पर्यटन के लिए, यानी कि घूमने फिरने मानव जा सकता है। लेकिन सबसे जो बीच वाला है, जो सबसे बीच वाला ये है, ये पीला वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोर जोन। अब कोर जोन में कोई भी मानव गतिविधि नहीं किया जाता है, सभी मानव गतिविधि पर यहाँ पे रोक लगाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल आते हैं यहाँ से, ट्रांजिशनल किसमें, जैवमंडल के कौन से क्षेत्र में मानव गतिविधि को अनुमति मिलता है? तो संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र। किसमें नहीं मिलता है? कोर जोन। ये देखोगे प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। कोर जोन कैसा क्षेत्र रहता है? प्रतिबंधित, यहाँ पे मानव को जाने ही नहीं दिया जाता है। अब समझो, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान, किसी भी जैव मंडल के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान आते होंगे, वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाए जाते होंगे? यहीं पे बनाए जाते होंगे, इसी कोर जोन में। इसी कोर जोन में देखोगे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए बोले हैं कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ये थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से बहुत बड़ा होता है। समझ में अब आ गया होगा? कोई दिक्कत? अब देखो, अब देख लेते हैं हम लोग क्या, अब देख लेते हैं भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 18। भारत में कुल कितने, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान बोल रहे हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18। ये भी लिख लो कॉपी में, अगला हेडिंग लिख लो, भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। हो जाएगा तो बोल देना। हो गया। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। हो गया? अब हमें क्या करना है? इन 18 का नाम देखना है। ये 18 कहाँ कहाँ है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो, अब इस 18 को मैप के द्वारा देख लेते हैं, इन 18 को। तो तुम लोग पहले मैप बना लो। क्या क्या करो? हम मैप बना लो, ठीक है। पहले ऐसा मैप बना लो, एक भारत का मैप बनाओ पहले कॉपी में, इसको साथ साथ में लिखते चलो। भारत का मैप बना लो ऐसा ही, फिर उसमें हम पूरी मैप के द्वारा हम लिखवा देंगे। हो गया। चलो ठीक है, आगे देखें। देखो, तो देखो ये कुल 18 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन 18 में कुल कहाँ कहाँ पे हैं, इनको हमें थोड़ा सा मैप के द्वारा देख लेते हैं। तो एक तो तुम्हें याद रखना है, देखो इनमें से भी हम बता देंगे कौन कौन सा मेन है। एक तो कोल्ड डिजर्ट है। इस कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो बगल में यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट लिख लो और हिमाचल प्रदेश ब्रैकेट में। तो एक तो कोल्ड डिजर्ट है, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। पहला हमें याद रखना है कोल्ड डिजर्ट कौन से स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट हो गया। तुम लोग साथ साथ में लिखते भी चलो, हम समझाते चल रहे हैं, तुम लोग साथ साथ में लिखते भी चलो। तुम लोग साथ में लिखते रहना, ठीक है। बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो एक कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। एक नंदा देवी है। नंदा देवी की बात करें तो ये कौन सा स्टेट में है? तो उत्तराखंड। कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड। कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, और नंदा देवी कौन से स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। इसको नहीं भूलना है, इसको याद रखना है। फिर बात करें सिक्किम में, तो सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। कंचनजंगा की बात करें तो ये किधर है? सिक्किम।
सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा की बात करें तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। तो एक कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा ये सिक्किम में हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ, फिर आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में हमें याद रखना है दिहांग दिहांग दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में हमें कौन सा याद रखना है, दिहांग दिबांग। ये कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, दिहांग दिबांग, ठीक है। फिर हम लोग असम में आ जाते हैं। तो असम में दो याद रखना है, एक डिब्रू साइखोवा। अब देखो डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी था, और डिब्रू साइखोवा एक प्रकार का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। डिब्रू साइखोवा सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। हाँ जी, क्या हुआ बोलो। सर एक बार फिर से बोलिए। किसका, वो कौन सा छूट गया। कंचनजंगा। अरे कंचनजंगा सिक्किम में है, यहाँ नहीं दिख रहा है सिक्किम। भारत का मैप तुम्हें नहीं पता, इंडिया का मैप। कंचनजंगा नाम याद रख लेना है, सिक्किम में है, बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन वही पूछा जाता है सिंपल सा, कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, तो लद्दाख, लद्दाख बोल रहे हैं सॉरी, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साइखोवा कहाँ है, तो असम में है। यहाँ पे असम, ये असम वाला क्षेत्र है, ठीक है। अरे यार फ्रेश बोल रहे हो तो थोड़ा फ्रेश बोलो ना, एक लाइन बोल कर क्यों चुप हो जाते हो। क्या हुआ बोलो। अरे बोलोगे कुछ, क्या कुछ डाउट है। हिमाचल प्रदेश वाला सर एक बार और बोल दीजिए। कंचनजंगा बोल दे, क्या कंचनजंगा बोल दे, उस कंचनजंगा सिक्किम में है, लिख दो वहां पे मैं बना के। इसमें बोलना क्या है। अरुणाचल प्रदेश वाला सर। यहाँ पे ये बताओ, मैप में यहाँ पे दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है, यहाँ पे दिहांग दिबांग लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है। मैप में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख कर भी लिख सकते हो, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। और कई बार हम आगे पीछे रिपीट करेंगे, जो छूट जाए ना रहने दो, हम आगे पीछे फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू साइखोवा की बात करें तो यह असम में है। मानस भी कहाँ पे है, तो मानस, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये भी असम में है। डिब्रू साइखोवा में लिख लेना है सबसे छोटा है ना। ये 18 जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इन 18 में से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साइखोवा असम में। मानस भी असम में। डिब्रू साइखोवा सबसे छोटा क्या है, हमारा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। फिर बात करें, हम लोग आ जाते हैं इधर। तो इधर आ जाएंगे तो इधर हम लोग आ जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा, तो एक हमें याद रखना है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन। पश्चिम बंगाल में हमें याद रखना है सुंदरबन, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो सुंदरबन, ठीक है। अब समझो सुंदरबन हम लोग राष्ट्रीय उद्यान में भी पढ़े थे, और सुंदरबन हमारा वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, पश्चिम बंगाल में है। एक तुमको याद रख लेना यहाँ पे, मेघालय में। मेघालय में याद करो, मेघालय में नौक्रेक। मेघालय में हम लोग नौक्रेक, अब बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। मेघालय में हम लोग का क्या है, नौक्रेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो मेघालय में नौक्रेक, ठीक है। मेघालय में क्या लिख लेना है, नौक्रेक। फिर आ जाते हैं हम लोग उड़ीसा में। तो उड़ीसा में नहीं है ना, उड़ीसा 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 में, हाँ, उड़ीसा में एक है, सॉरी, उड़ीसा में है। उड़ीसा में सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन सा है, तो सिमलीपाल। यहाँ पे उड़ीसा है, तो उड़ीसा में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो सिमलीपाल है, ठीक है। उड़ीसा में कौन हो जाएगा, सिमलीपाल। सुंदरबन कहाँ हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अब देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में अचानक अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, अचानक अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में अचानक अमरकंटक।
छत्तीसगढ़ में कौन सा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो अचानक अमरकंटक। ठीक है, फिर हम लोग बात करें इधर आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में हमें याद रखना शेषाचलम। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? शेषाचलम, ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? शेषाचलम। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी और अगस्त्या मलाई। मन्नार की खाड़ी और अगस्त्या मलाई। तो एक मन्नार की खाड़ी लिख लो तमिलनाडु में, और एक अगस्त्या मलाई लिख लो। आंध्र प्रदेश में क्या लिख लो? शेषाचलम लिख लो। जल्दी लिखो इन तीनों को। हो गया? तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ठीक है, और अगस्त्य मलाई ये भी कहाँ है? तमिलनाडु है। फिर हम लोग आ जाते हैं किधर? इधर नीलगिरी। तो नीलगिरी 3 राज्य में पड़ता है। नीलगिरी केरल में भी है, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये तीनों स्टेट में पड़ता है, याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं जलमंडल आरक्षित क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये जो देखो जो नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में है, लेकिन नीलगिरी जलमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछेगा तो वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो लिख देना तीनों राज्य में ये है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। नीलगिरी जलमंडल आरक्षित क्षेत्र केरल, ये केरल में भी है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। ठीक है, और हम लोग बात करें इधर आ जाते हैं एक रन ऑफ कच्छ। इधर गुजरात में कौन सा है? कच्छ का रण। ये सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ ऑफ रण। ये कहाँ है? गुजरात में। कौन से क्षेत्र में? गुजरात में। कौन सा है? कच्छ, कच्छ का रण। ठीक है, वहीं हम लोग मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 है, पंचमढ़ी और पन्ना। पंचमढ़ी और पन्ना, पंचमढ़ी और एक पन्ना, पंचमढ़ी और पन्ना। पंचमढ़ी जलमंडल आरक्षित क्षेत्र और पन्ना जलमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों मध्य प्रदेश में है। इन दोनों को एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं ना, छूटा होगा तो लिख लेना जिसका। देखो अब हम लोग पूरे मैप पे देख लेते हैं। पूरे मैप पे बात करें तो एक तो कोल्ड डिजर्ट, एक दिख रहा होगा तुम लोग को, कोल्ड डिजर्ट दिख रहा होगा। ये कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, देबुरु साइखोवा असम, मानस असम, ठीक है। फिर नौकरेक मेघालय, मेघालय में है नौकरेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, मन्नार की खाड़ी ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में, अगस्त्या मलाई ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कच्छ का रण गुजरात में, पंचमढ़ी और पन्ना ये दोनों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी और पन्ना ये दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे छोटा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र तो ये डिब्रू साइखोवा आसाम वाला, और सबसे बड़ा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र तो कच्छ का रण गुजरात में। हो गया? नोट डाउन कर लिए इसको कॉपी में। बोलो एक बार, हो गया बाबू सबका? छूटा है? हो गया तो छूटा हुआ है, कुछ बोलोगे? चलो ठीक है। वहां पे ना देखो, जब बोर्ड पे हम आते हैं तो मैसेज मत किया करो, नहीं दिखेगा। वहां पे बोर्ड पे जब है तो मैसेज करोगे तो थोड़ी ना दिखेगा। चलो हो गया ना सबका? लिख लिए हो ना? नोट्स बना लिए हो ना बढ़िया से? चलो तो एक दो क्वेश्चन बताओ तब। नंदा देवी कौन से राज्य में है? नंदा देवी
नंदा देवी जम उत्तराखंड में है। ये डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा कहाँ पे है? असम। सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य में है? कच्छ, कच्छ का गुजरात। कौन से राज्य में है? गुजरात, सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। मेघालय, नौकरेक, नौकरेक, नौकरेक कहाँ है? नौकरेक, मेघालय, हाँ हाँ ठीक मेघालय। है। चलो, तो इन्हीं का नाम याद रखना। ये सभी क्या है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये सभी क्या है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये चीज हम लोग का हो गया। एक लास्ट टॉपिक और एक छोटा सा देख लेते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर है ना? देख लो एक बार। स्क्रीन शेयर है ना बाबू? हाँ। चलो ठीक है। देखो, एक है वेटलैंड। एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो तुम्हारे टॉपिक में है, वेटलैंड। वेटलैंड को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। आधा नहीं, आर्द्र, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। वेटलैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। देखो, वेटलैंड होता क्या है? तुम आर्द्र भूमि को ही तोड़ोगे तो आर्द्र का मतलब होता है वैसा जहां पे पानी हो। अब भूमि का मतलब जमीन, भूमि का मतलब समझ ही रहे हो? जो भूमि का मतलब क्या होता है? जमीन। यानी कि वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां पे पानी और जमीन दोनों आपस में मिले हुए हो, तो वैसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। यानी कि आर्द्र भूमि एक प्रकार का वैसा क्षेत्र होता है जहां की जमीन देखोगे, जहां पे जमीन भी पाई जाती है और पानी भी पाई जाती है। वहां पे जैसे मान लो कुछ जमीन है, तो उस जमीन में देखोगे तो कहीं कहीं जमीनें हैं, कहीं कहीं पे पानी है, कहीं पे जमीन है, कहीं कहीं पे पानी है। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आर्द्र भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। यानी कि आर्द्र भूमि वह स्थान होता है जहां पर जमीन जमीन के अगल बगल थोड़ी बहुत पानी दिखाई देता है। थोड़ी बहुत क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। यानी कि कहीं पे पानी है तो कहीं पे क्या है? देखोगे, हम तुमको गूगल कर दिखा देते हैं। वेटलैंड, वेटलैंड, वेटलैंड इन इंडिया। देखो, वेटलैंड का डिफिनेशन भी दिया होगा। क्या दिया है? इंडिया बूस्ट रीच। यहाँ पे रामसर साइट के बारे में हम बताएंगे क्या है। सब अंग्रेजी में लिखा है। देखो, वाइटल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू। हम लोग यहाँ पर सीधे देख लेते, इमेज देख लेते हैं, हमें ज्यादा दिक्कत ना। देखो, ये देखो, ये क्षेत्र, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना? ये क्षेत्र देखो, ये वेटलैंड वाला इलाका है। यदि इस क्षेत्र की बात करें हम, तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी देखोगे तो देखो अगल बगल ये पानी दिख रहा है, फिर जमीनें भी है। देख पा रहे हो? ये दिख रहा है ना? ये सब क्या है? पानी है, फिर ये जमीनें हैं। देखो, फिर इधर जमीन है, इधर पानी है, इधर अगल बगल। यानी कि ना तो बिल्कुल पानी है, ना तो बिल्कुल जमीन है, यानी कि दोनों है। जमीन भी है और पानी भी है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं हम लोग, ठीक है? ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? आर्द्र भूमि कहेंगे। जैसे ये वाला क्षेत्र देख लो, ठीक है? ये वाला क्षेत्र देख रहे हो ना? इसमें भी तुम्हें दिख जाएगा। देखो, ये सब जमीनें हैं, फिर पानी है, जमीन है, फिर पानी है। मतलब यहाँ की पूरी जमीनें पानी से नहीं ढकी हुई है। आर्द्र भूमि का मतलब ऐसा नहीं है कि जमीन नीचे होगा, पानी ऊपर होगा। आर्द्र भूमि का मतलब होगा जमीन भी है और साथ में अगल बगल पानी भी है। जैसे अपने गांव में देखते होगे, तालाब उलाब है, कहीं पोखरा है, तो देखते हो ना, ऊपर कहीं जमीन है, फिर पानी है, गड्ढा गुड्ढा में पानी भरा रहता है। तो वैसे भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। वैसे ही भूमि को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कहा जाता है, ठीक है? ये सब क्षेत्र देख लो, ये भी दिख जाएगा। कई सारे आर्द्र भूमि के एग्जाम्पल है। ये सारे क्या है? आर्द्र भूमि है। समझ पा रहे हो ना? समझ में आया? आर्द्र भूमि क्या होता है समझ में आ गया है ना? देखिए, आर्द्र भूमि का सिंपल सा मतलब क्या होता है? वैसा क्षेत्र। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां जमीन और पानी एक साथ दोनों पाए जाते हो, वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है?
वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। समझ पा रहे हो ना? वैसा क्षेत्र जहाँ पे जमीन भी हो और साथ में पानी भी हो, तो वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। जैसे आर्द्र भूमि की हम बात करें, तो आर्द्र भूमि की बात करें तो आर्द्र भूमि में देखोगे तो क्या क्या आ जाएगा? तो आर्द्र भूमि में झील आ जाएगा। जितने भी झील होते हैं ना, ये सभी झील आर्द्र भूमि है। जितने भी झील है सभी झील आर्द्र भूमि में आ जाएंगे। जैसे भारत में बात करें, कुछ झील का नाम तुम्हें याद रखना है, तो ये चीजें कॉपी में लिख लेना है, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं। जैसे जितने भी झील होते हैं, ये सभी झील देखोगे क्या होते हैं? आर्द्र भूमि होते हैं। जैसे झील में एक चिल्का झील है, चिल्का झील, चिल्का झील भारत का पहला यही वेटलैंड है, चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो ये चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। फिर देखोगे लोकटक झील। बताओ तो लोकटक झील कहाँ है? पढ़े हो ना लोकटक? लोकटक झील कौन से राज्य में है? मणिपुर, मणिपुर। तो ये सब चीजें याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो जितने भी झील होते हैं ना, ये सभी झील देखोगे तो आर्द्र भूमि होते हैं। जैसे चिल्का झील पूछा जाता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। चिल्का झील कौन से राज्य में है? तो सिंपल सा बता देना है, चिल्का झील कौन से राज्य में है? तो चिल्का झील हमारा उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। फिर बात करें हम लोग लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। एक और पूछा जाता है रुद्र सागर झील। एक रुद्र सागर, क्या नाम है? रुद्र सागर। तो रुद्र सागर झील की बात करें तो रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा। ये कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। कुछ झील का नाम लिखवा देते हैं, लिख लेना है, या तो अभी लिख लो, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर में सुनकर लिख लेना। एक तुम्हें चिल्का झील के बारे में नहीं भूलना है, उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है? रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। फिर मैप के द्वारा भी देखेंगे। फिर कौन सा हमें याद रखना है? फिर एक तो पेरियार याद रख लेना, पेरियार। पेरियार हिंदी में लिख देते हैं ना, पेरियार झील। बताओ पेरियार, ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा, केरल में। पेरियार झील कहाँ पे है? तो ये है केरल में। कहाँ पे मिलेगा? केरल। पेरियार झील सबसे लंबा झील माना जाता है, यही है। सबसे लंबा झील माना जाता है यही है, मतलब पेरियार ही माना जाता है, ठीक है? तो पेरियार वाला नहीं भूलना है, ठीक है? फिर कौन सा एक दो और हम लोग पुलिकट देख लेते हैं। पुलिकट वाला पूछता है ना, एक एक पूछता है पुलिकट। पुलिकट, पुलिकट झील की बात करें तो ये पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है? तो पुलिकट झील को भी नहीं भूलना है, ये भी पूछा जाता है। पुलिकट झील पूछा जाए तो कहाँ बताओगे? तमिलनाडु, ठीक है? फिर एक है कुलेरू झील। ये कौन सा है? कुलेरू, कुलेरू झील, कुलेरू झील। कुलेरू झील की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश। अब पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? तो पुलिकट झील पड़ता है हमारा यहाँ पे पुलिकट झील तमिलनाडु में। कहाँ पड़ जाएगा? तमिलनाडु में। एक और है वेम्बनाद झील, वेम्बनाद, वेम्बनाद, वेम्बनाद झील। ये सारे क्या है? ये सारे देखोगे तो आर्द्र भूमि है। बिम्बनाद झील की बात करें तो बिम्बनाद झील हमें पड़ रहा है केरल में, ये भी पड़ेगा। तो केरल में एक पेरियार याद रखना है और एक याद रखना है बिम्बनाद। तो बिम्बनाद झील कहाँ पड़ेगा? केरल में। सभी लिस्ट ये भी तैयार कर लेना है, यहाँ से बाबू पूछा जाता है ना, याद रखना। सबसे बड़ा झील यही है, बिम्बनाद झील। भारत का सबसे बड़ा झील बात करें तो बिम्बनाद झील है, केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है? और देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट। एक है राजस्थान में सांबर झील। राजस्थान में कौन सा है? सांबर, सांबर झील। राजस्थान में कौन सा है? सांबर झील। ये कहाँ पड़ेगा? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? सांबर झील। राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? सांबर झील। सांबर झील। एक है बुल्लर झील, कश्मीर में। कश्मीर में कौन सा झील पड़ेगा? बुल्लर झील, वुलर झील। मीठे पानी का झील कहा जाता है ना, ये कश्मीर में है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है ना, वहीं पे कौन सा पड़ता है? वुलर झील पड़ता है। तो इतना याद रख लेना, इतना काफी है। इससे बेसी अब नहीं पढ़ना, इससे बेसी वो पूछेगा नहीं, ठीक है? इतना हो गया। इसको एक बार मैप के द्वारा देख लेते हैं, इसको एक बार मैप के द्वारा देख लेते हैं।
एक तो हमें याद रखना है कहाँ का, इधर कश्मीर में कौन सा झील है तो बुल्लर, कश्मीर में कौन सा झील है, बुल्लर झील, नहीं भूलना है। राजस्थान में कौन सा झील याद करना है, सांबर झील, कौन सा झील, सांबर, सांबर झील, ठीक है। फिर हम लोग उड़ीसा में कौन सा झील, चिल्का झील, उड़ीसा में कौन सा झील, चिल्का, चिल्का झील। इधर मणिपुर में कौन सा झील, तो मणिपुर में हमें याद रखना है लोकटक झील, कौन सा झील, लोकटक झील, लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। बुल्लर झील कश्मीर में, सांबर झील राजस्थान में, और केरल में कौन सा, दो, एक बिम्बनाद झील सबसे बड़ा, बिम्बनाद, बिम्बनाद झील, और एक पेरियार झील, कौन सा, पेरियार झील। तो बिम्बनाद झील और पेरियार झील ये केरल में है। फिर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमें कौन सा झील याद रखना है, तो कुलेरू झील, कुलेरू, कुलेरू झील। अब पुलिकट झील हमें यहाँ याद रखना है तमिलनाडु, पुलिकट, पुलिकट झील ये तमिलनाडु में याद रखना है। तो हमें इतना झील याद रखना है, ठीक है। और कौन तो छूट छूट तो नहीं रहा ना कोई, संबर झील हो गया, वेम्बनाथ हो गया, कुलेरू हो गया, पुलिकट हो गया, पेरियार हो गया, हाँ एक रुद्र सागर, रुद्र सागर ये त्रिपुरा में ना, त्रिपुरा में, त्रिपुरा इधर है मैप में यदि देखें तो त्रिपुरा इधर पड़ेगा, तो त्रिपुरा में रुद्र सागर, कौन सा, रुद्र सागर झील, रुद्र। एक बार मैप में देख लो ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। एक बार मैप में देख लो तुम लोग, ये सभी देखो, ये मतलब झील जितने आते हैं ना, ये तो हम तो देखो केवल झील ही आर्द्र भूमि में नहीं आते हैं ना, झील के अलावे भी ऐसे कई सारे ऐसे जगह है, जैसे मैंग्रोव है, तो जैसे सुंदरवन अभी पढ़े हैं, सुंदरवन भी देखोगे तो एक प्रकार का क्या है, सुंदरवन भी एक प्रकार का देखोगे क्या है, तो भी एक प्रकार का वेटलैंड है। अच्छा बिहार में कौन सा एक हम लोग पढ़े थे, बिहार में याद है किसी को, बिहार में वो कौन सा जिला में ये बिहार है, तो बिहार के हम बता देते हैं कौन सा जिला में है, एग्जैक्ट दिमाग पे चक नहीं रहा है, क्या नाम है, क्या नाम है, अरे एक झील है यार, कोई तुम लोग याद करो, कल ही पढ़ाए थे तुम लोग को, कल ही हम लोग पढ़ाए थे, भूल गए, एक बार सोचो क्या हुआ, क्लास में है क्या, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, अरे बाबू, हेलो, साउंड नहीं जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हो, साउंड नहीं जा रहा है जी, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। आ रहा है सर। अरे तो बाबू क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे, कुछ सवाल पूछे हैं या तो मैसेज करके बताओ, अभी अभी बताओ तो, चिल्का झील कौन से राज्य में है, चिल्का झील कौन से राज्य में है, उड़ीसा। उड़ीसा में है। चिल्का, चिल्का झील कौन से राज्य में है, उड़ीसा में। ये बताओ तो लोकटक झील कौन से राज्य में है, लोकटक झील, मणिपुर। मणिपुर, सही है। बुल्लर झील, बुल्लर झील कौन से राज्य में है, कश्मीर। कश्मीर। फिर बताओ सांबर झील, राजस्थान। सांबर, सांबर झील राजस्थान में, सही है, हाँ सही है। पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। हाँ चलो ठीक है। बिम्बनाद झील, बिम्बनाद झील, केरल में। चलो ठीक है। अब बिहार वाला कौन सा झील है ये बताओ, कांवर झील। हाँ बहुत बढ़िया, कांवर झील बेगूसराय में, याद है ना, हाँ सर। कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील ये भारत का, भारत नहीं सॉरी बिहार का पहला यही आर्द्र भूमि है, बेगूसराय जिला में है, तो इसको भी याद कर लेना है, कांवर झील। ये कांवर झील क्या है, तो ये आर्द्र भूमि है ना, कौन से जिला में है बिहार के, बेगूसराय जिला में, ठीक है। ये नहीं भूलना है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद कर लेना है, पूरा झील वगैरह भी पढ़ लिया, यहाँ से देखो एकदम पक्का प्रश्न आता है, तो ये सब चीजें एकदम मैथ के द्वारा या ऐसे भी, ठीक है। अब देखो आर्द्र भूमि में क्या होता है, आर्द्र भूमि तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, आर्द्र भूमि तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, बस हम इसी थोड़ा सा बस नाम दिया है तुम्हारे क्लास 10th में, ठीक है, बस वहां पे नाम दिया है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्द्र भूमि यानी कि पानी और जमीन वाला क्षेत्र है, परिभाषा देख ही चुके हैं, वैसा क्षेत्र जहां जमीन और पानी एक साथ
दोनों पाया जाता हो, ठीक है। तो ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जितने भी झील होते हैं सभी झीलें आर्द्र भूमि होते हैं। फिर देखोगे जितने भी मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन का नाम सुने हैं ना, मैंग्रोव मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन दलदलीय वन। तो जो दलदलीय वन होता है ना मैंग्रोव वन, वो भी एक प्रकार का आर्द्र भूमि होता है। जैसे मैंग्रोव वन की बात करें तो सुंदरी ये सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन एक प्रकार का मैंग्रोव वन है, जो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यही है सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा यदि मैंग्रोव वन पूछा जाए तो वो कौन सा है, सुंदरवन है। ये कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। तो देखो अब सुंदरवन तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान भी है, बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सुंदरवन तुम्हारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, और सुंदरवन तुम्हारा एक आर्द्र भूमि भी है। तो एक ही चीज अलग अलग हो सकता है, समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो जैसे हम हैं तो हम टीचर भी है, मान लो लड़का भी है, स्टूडेंट भी है। उसी प्रकार ऐसे ही एक चीज कई अलग अलग चीजें हो सकता है, इसे घबराना नहीं है ना। तो ये जितने भी अभी हम लोग झील पढ़े हैं सभी झील को क्या कर लेना है, एक बार याद कर लेना है। थोड़ा सा हम लोग और आर्द्र भूमि के बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी याद रखें। तो देखो आर्द्र भूमि के लिए पहली बार आर्द्र भूमि, क्योंकि ना आर्द्र भूमि को माना जाता है, जो आर्द्र भूमि होता है ये भी एक प्रकार का जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर भी बहुत अधिक जैव विविधता पाया जाता है। जहाँ पे आर्द्र भूमि होता है ना वहां पर भी देखोगे बहुत अधिक जैव विविधता पाया जाता है। तो हमें इस जैव विविधता को क्या करना है, संरक्षण करना है। यानी कि जो आर्द्र भूमि वाला जगह होता है वहां पर जैव विविधता काफी अधिक पाया जाता है, तो हमें जैव विविधता को बचा कर रखना है, संरक्षण करना है। तो इस आर्द्र भूमि को बचाने के लिए पहली बार ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है, रामसर सिटी, रामसर शहर। क्या नाम है, रामसर शहर। जैसे दिल्ली शहर है ना भारत में, कोलकाता शहर है, वैसे ईरान देश में रामसर एक जगह है। तो इसी रामसर वाली जगह पर पहली बार 2 फरवरी, कब, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को पहली बार मीटिंग बुलाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को कई देश आपस में मीटिंग करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और इस 2 फरवरी 1971 वाली मीटिंग में हमें आर्द्र भूमि पर चर्चा होता है। किस पर चर्चा होता है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड पे, आर्द्र भूमि पर चर्चा होता है कि हमें आर्द्र भूमि को क्या करना है, संरक्षण करना है। हमें आर्द्र भूमि को क्या करना है, संरक्षण। क्योंकि आर्द्र भूमि को संरक्षण क्यों करना है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। यानी कि जैव विविधता को हमें यदि बचाए रखना है तो हमें आर्द्र भूमि पर भी ध्यान देना होगा। हमें आर्द्र भूमि को भी क्या करना होगा, बचा कर रखना होगा। हमें आर्द्र भूमि, ये कौन सा पेन आ जा रहा है, हमें आर्द्र भूमि को भी बचा कर रखना होगा। तो आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए पहली बार रामसर नामक जगह पर मीटिंग बुलाया गया। कब बुलाया गया था, तो 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। इसी पहली बार रामसर जगह पर बुलाया गया था। इसीलिए जितने भी आर्द्र भूमि होते हैं ना, जितने भी आर्द्र भूमि होते हैं, जितने भी आर्द्र भूमि होते हैं, तो सभी आर्द्र भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, रामसर साइट। क्या बोलते हैं, रामसर साइट, रामसर साइट, रामसर साइट। साइट मतलब क्या होता है, जगह। साइट मतलब क्या होता है, जगह। यानी कि तुमसे अब पूछा जाए रामसर साइट क्या होता है, तो रामसर साइट का मतलब कुछ नहीं, आर्द्र भूमि। रामसर साइट का मतलब आर्द्र भूमि, समझ पा रहे हो ना। जैसे भारत में अब पूछा जाएगा, अब देखो सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन एक प्रकार का रामसर साइट है। यानी कि सुंदरवन आर्द्र भूमि है। तुम आर्द्र भूमि कहो चाहे रामसर साइट कहो, एक ही चीज है। आर्द्र भूमि को रामसर साइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली बार आर्द्र भूमि को बचाने के लिए हम लोग कौन से शहर में मीटिंग बुलाए थे, रामसर। कौन से शहर में, रामसर वाले शहर में मीटिंग बुलाए थे। समझ पा रहे हो ना। रामसर शहर में पहली बार मीटिंग बुलाया गया था, कब, 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 में जो रामसर नामक शहर पर मीटिंग बुलाया गया था, किसकी संरक्षण के लिए, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसलिए अब जितने भी आर्द्र भूमि वेटलैंड जगह है ना, उन सभी आर्द्र भूमि को हम लोग रामसर जगह बोलते हैं, रामसर, रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे चिल्का झील क्या है, तो चिल्का झील जो उड़ीसा में एक प्रकार का रामसर साइट है। लोकटक झील क्या है, तो वो भी रामसर साइट है। तो भारत का पहला रामसर साइट पूछा जाए यानी कि आर्द्र भूमि पूछा जाए तो वो कौन सा है, चिल्का झील है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। भारत में कुल अभी वर्तमान समय में कुल कितने रामसर साइट हैं, पहले ये बताओ। रामसर साइट समझ में आ गया है, रामसर साइट क्या होता है, बताओ बाबू। रामसर साइट क्या होता है, रामसर साइट क्या होता है समझ में आ गया है ना अच्छे से। आर्द्र भूमि को ही रामसर साइट कहते हैं, आर्द्र भूमि को ही क्या कहते हैं,
रामसर साइट कहते हैं, ठीक है। अब देखो तो पूछा जाएगा वेटलैंड डे कब मनाते हैं। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो ये 91, कुल कितने हैं 91, याद रखना है। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं 91। तो तुमको पूरे 91 के बारे में नहीं पढ़ना है, सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट था वो सब हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो तुम एक चीज, एक तो कुल भारत में रामसर साइट की संख्या बस नॉर्मली याद रखना कि 91 होता है। जब पीपीटी बनाए थे वो भी उड़ गया, यही तो है, दिमाग खराब हो जाता है। चलो देखो, एक तो कुल तुमको रामसर साइट की संख्या याद रखना है 91 है। और हम वेटलैंड डे कब मनाते हैं, वेटलैंड डे जैसे पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, तो वैसे वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। क्यों, समझ में आ गया है ना 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं हम लोग वेटलैंड डे 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी 2 फरवरी 1971 को पहली बार आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए रामसर नामक जगह पर मीटिंग बुलाया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। तो इसको भी लिख लेना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, चिपको आंदोलन। एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, देखो चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन से जो मुख्य सवाल पूछे जाते हैं, यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो उत्तराखंड में। कहाँ चलाया गया था, उत्तराखंड में। कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। देखो वहां पर हुआ क्या था कि वहां पे जो राजा थे ना, वहां पे राजा अपने सैनिकों से अनुमति दे दिए कि पूरी जो जंगल है, जंगल को काट दो। तो वहां के लोग जो थे काफी मतलब जंगल, क्योंकि वहां पे कई प्रकार की जनजाति लोग पाए जाते हैं जिनका मुख्य रूप से देखोगे आर्थिक निर्भरता जंगल पे ही उनका जीवन निर्भर है। तो वो सभी लोग आए और जंगल में पेड़ों से चिपक जा रहे थे, पेड़ों से चिपक जा रहे थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। वो पेड़ों से कह रहे थे कि तुम्हें पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। तो वहां के सभी लेडीज, कई सारे ऐसे महिलाएं थी, आदमी थे जो जंगल में जाकर पेड़ों से चिपक जा रहे थे पेड़ को बचाने के लिए, ताकि लोग जंगल को न काट पाए, पेड़ों को न काट पाए। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। ये कब चलाया गया था, उत्तराखंड में। कहाँ चलाया गया था, तो उत्तराखंड राज्य में। कब, तो 1973 के लगभग 1973 में चलाया गया था। और इसके मुख्य नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा इतना से हो जाएगा। तो इस चिपको आंदोलन के बारे में सबसे पहले क्या लिखना, तो सबसे पहले लिख लेना चिपको आंदोलन। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों का संरक्षण करना, पेड़ों को काटने से बचाना। इसका मेन उद्देश्य क्या था, पेड़ का संरक्षण करना, पेड़ और जंगल, पेड़ों को काटने से रोकना और जंगल का संरक्षण करना। ऐसे जंगल का क्या करना, संरक्षण करना ना। चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, पेड़ को काटने से बचाना, पेड़ों को काटने से बचाना और जंगल का संरक्षण करना। इस चिपको आंदोलन का मेन काम था। यह आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था 1973 में। इसके मुख्य नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा इसके मुख्य नेता थे, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बस यही पूछे जाते हैं, चिपको आंदोलन क्या था, तो बता देना। चिपको आंदोलन एक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन था, एक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन था जो उत्तराखंड में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को काटने से रोकना। लोग वहां के, इस आंदोलन में वहां के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना है, यानी कि लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से रोकते थे, ठीक है। इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था पेड़ को काटने से रोकना और जंगल का संरक्षण करना, ठीक है। उत्तराखंड में चलाया गया था और 1973 में ये आंदोलन चला था। और सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे, मुख्य लीडर थे, नेता थे। तो इस चिपको आंदोलन के बारे में भी तुम्हें लिख लेना है। तो आज का क्लास बाबू यहीं तक, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। इसको क्या करना है, नोट्स अच्छे से बना लेना है, बाद में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा।